अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहित पीरज़ादा हूँ और मैं मौजूद हूँ इस वक़्त वाशिंगटन में, अमेरिका में और मुझे जॉइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब अज़हर सदीक़ साहब जो इस वक़्त बरतानिया में हैं। थोड़ी देर पहले मुझे अज़हर सदीक़ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने का मौका मिला, जो ओवरसीज़ एक्शन फोरम के साथ उन्होंने की बरतानिया से और इस फोरम ने ये डिमांड किया कि पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए और इलेक्शन अपने वक़्त पे होने चाहिए। इसी जगह से मैं अज़हर सदीक़ साहब से बात का आगाज़ करूँगा। अज़हर सदीक़ साहब पहले थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि आप बरतानिया में कैसे हैं और ये जो ओवरसीज़ एक्शन फोरम है इसकी अहमियत क्या है? अच्छा देखिए, बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि शायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, नहीं, ये इश्यू ये नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोगों से, डॉक्टर से, टीचर से, बहुत से लोगों से गुफ्तगू हुई, तो यहाँ फिर उनके जो कंसर्न थे ना सारे उनके, यानी एक फोरम बना दिया गया है, ओवरसीज़ एक्शन फोरम है। इसमें मैं चूँकि एनजीओ हमारी है, चेयरमैन जुडिशियल एक्टिविज़्म पैनल हूँ। आसिफ भट्ट साहब हैं, पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल फाउंडेशन के डॉक्टर अंदलीब यूनुस हैं, ये बेसिकली डॉक्टर्स एसोसिएशन है, हामिद अल मशरकी है, ये यूनिटी फोरम पाकिस्तान यूनिटी फोरम है और रुबीना इकबाल है, प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन एक्शन फोरम है और काशिफ अली ये यूके बिजनेस फोरम के, यानी ये नहीं कह सकते आपको पीटीआई के हवाले से, और उसमें मुख्तलिफ डिमांड्स रही हैं। मैं 4 मुख्तसर बता देता हूँ। सबसे पहला तो काम है ओवरसीज़ का वोटिंग राइट जो है, वो राइट है इनका और ये लेना है। और हम उसको जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने हर्डल क्रिएट की, उसको कैसे चलना है, नई पिटीशन फाइल करने का फैसला किया। दूसरे नंबर पे ख्वाजा आसिफ ने जो जुबान इस्तेमाल की है ओवरसीज के बारे में, चूंकि नालायक आदमी है, कुछ शर्म या हया उनके पास तो है नहीं है, आइन और कानून उन्हें आता नहीं, उन्होंने हलफ तोड़ा है अपने, तो उनकी डिमांड की है कि ही शुड टेंडर रेजिग्नेशन, उनको रिमूव किया जाए और फिर साथ साथ इनके अगेंस्ट जो लफ्ज इस्तेमाल किया डेफेमेशन का। फिर इलेक्शन कमीशन की डिमांड की, इलेक्शन कमीशन आज जो इस मुल्क में हालात हैं, जो इस मुल्क में जहां तक पहुंचे हैं, चाहे 9 मई का वाकया ले ले, वो मेन कसूरवार उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इलेक्शन कमीशन से रेजिग्नेशन का, रिमूवल का डिमांड किया है। फिर इसी के अलावा इमरान खान के ऊपर जो अपना बोलने पे, तस्वीर पे, तशहीर पे पाबंदी लगाई, आइन और कानून में ऐसी गुंजाइश ही कोई नहीं है। ना कोई ऐसा जी। अब कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ है, या पैमरा का जैसे नवाज शरीफ में हुआ है, वो खुलवाने के हवाले से बात की है। फिर यानी अच्छा, और एक 9 इंटरेस्टिंग मई मैंने के आपकी वीडियो देखी जहां आपने ये कहा कि जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया है सामने एक संडे के दिन इस नेशनल असेंबली से, जहां तवक्को की जाती है कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन अब सिर्फ 5 साल रह गई है, आपने ये तशरीह की है कि ये गलत तशरीह है और नैब से उनको जो सजा मिली है वो उधर ही है 10 साल की। ये क्या है मामला? वो ये है कि नवाज शरीफ जो है ना, इनको इन्होंने मिस डिक्लेरेशन जो की थी, अकामा डिक्लेयर नहीं किया था, इनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई 62(1)(f) के तहत। वो क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62 में आता है। डिस्क्वालिफिकेशन में सर्टन चीजें हैं वो दी हुई हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन एक्ट में है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं है। आप डिस्क्वालिफिकेशन को तो लिमिट करना चाहे कर सके, लेकिन वो भी आप आइन के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड है। ये जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, 62 में तरमीम नहीं होती, आप क्वालिफिकेशन का इसको। स्टैंडर्ड क्या है? जो नैब का उनका केस है जहां 10 साल की सजा है। हाँ, मैं उससे आगे में आता हूँ। ये एक ये है। दूसरा ये है कि एवन फील्ड और अल अजीजिया में उनको एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 5 साल सजा हुई है। सेक्शन 15 नैब है। नैब अगर आप एक्ट देखें आप, तो उसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ बताया हुआ है। और वो क्या है कि अगर आप सजाएं आपको हो जाए, तो आप 10 साल के लिए 10 साल के लिए नाअहल है, तो 2 केसों में 10 साल के लिए। और दूसरी जो बात है कि जब आप सजा याफ्ता हो जाए, वैसे अब जो इश्तिहारी है, तो ये जो कहा जा रहा है कि उनको घर को जेल डिक्लेयर कर दीजिएगा, पता नहीं क्या, ये आप कर नहीं सकते। जो कि सजा याफ्ता है, वो आप वक्ती तौर पर कोई मुलजिम आपने पकड़ा है, रखा है, तो उनको आप रख सकते हैं आरजी कैद खानों में, लेकिन इनके लिए इन्हें जाना पड़ेगा अडियाला जेल में। कैसे कह सकते हैं गुज़िश्ता अप्रैल 2022 से हर किस्म का फैसला पीडीएम ने जो हासिल करना था वो अदालतों से हासिल कर लिया है, उनको फैसिलिटेट किया गया है। आप किस तरह से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो गिरफ्तार होंगे और 10 साल की सजा उनकी है? हुकूमत अच्छा, उनकी है, प्राइम मिनिस्टर उनका भाई है, सिस्टम पे उनको कंट्रोल है, ब्यूरोक्रेसी लेटी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट की उनको मदद और तायद हासिल है, मीडिया खत्म हो चुका है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? कौन रोकेगा? अच्छा देखिए, बात तो बड़ी जबरदस्त कही है कि पाकिस्तान में शख्सियत परस्ती इस हद तक है, और ये जो कुछ किए जा रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं, तारीख गवाह है। और हम ये अदालतों को ब्लेम करते हैं ना, लेकिन आज तक तारीख में कोई अदालत अगर फैसला भी करते हैं, वो सेटिसाइड हो जाती है आज या कल या बाद में। हुदैबिया की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। यहाँ एक यूनिक मिसाल यहाँ पर इसलिए मौजूद है
ये दोनों केसेस में ये एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं। जब ये पाकिस्तान में आएंगे ये सजाएं सस्पेंड नहीं होंगी, इश्तिहारी है। ये पहले जेलों के अंदर जाएंगे, जेलों में फिर अपीलें लगती हैं। अगर अपीलों में सेटिस्फाइड हो जाता है तो अपीलों में मैं नहीं समझता मरियम सफदर का और नवाज शरीफ के केस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपीलें अलाउ करती है तो फिर सजाएं खत्म होगी, वरना सजाएं खत्म नहीं होगी। इसीलिए नवाज शरीफ कब के पाकिस्तान आ चुके होते, दुबई में क्या करने के हैं, दुबई में बैठ के एक अलहदा मेरे पास स्टोरी मुझे पता है कि क्या हो रहा है वहां पर। वहां मैं आपको चले मैं बता देता हूं, दुबई में 3 बातों पे बात हुई है। एक तो वो मिसाके पाकिस्तान की तरफ शायद जाना चाहते हैं, असददारी को भी पता है, नवाज शरीफ नहीं मान रहा था कि अगर इमरान खान को माइनस करेंगे किसी ने इलेक्शन का पूरी दुनिया में एतबार नहीं करना और हम अब ऐसी जगह फंस जाएंगे, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। दूसरा वो भी नहीं चाहते जी। मिसाके पाकिस्तान क्या चीज है? अब मिसाके पाकिस्तान ये है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर रखा जाए। Don't buy another pair of glasses until you've seen what this new invention can do. These self-adjustable glasses are इमरान को माइनस किया जाए और वो आपस में सेटल करके, यानी एक पेज पे लाकर ऐसा किया जाए, हालात बनाकर, और इसके लिए देखें अंदर से वो ये भी तैयार है, ये सियासी जमातें, जो मेरे पास इत्तला है कि वो मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट, उनमें से भी कोई नहीं है। यानी कल अगर आज मिलिट्री कोर्टों से सजाएं होंगी सिविलियन को तो कल तो बड़े आराम से आ जाएंगे। और ये वाला केस जो है मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से देखा जाए, ये बड़ा कमजोर केस है, लेकिन वो बिल्कुल वो भी नहीं चाहते हैं कि इन तरफ है। फिर तीसरा आपको पता है निगरान सेटअप कैसा लगे। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन और पीपीपी वाले नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो उनसे सजाएं हो लोगों को। ये दुबई में जो सेटिंग हुई है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है। पाकिस्तान में जो मर्जी अपना बताते रहे, लेकिन वहां अंदर से वो भी ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो सके। और इसीलिए ये जो अब आकर दुबई में बैठने का मकसद भी ये है कि जो भी चेस बोर्ड पे जो तयशुदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेकर आना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहां तक रखना है, जो आपस में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो चेस बोर्ड पे चीजें रखी गई, उसी में से एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये नजर आती है। नहीं, लेकिन ये आपने बात की बड़ी कंफ्यूजिंग। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए, लेकिन इमरान खान की मर्जी और इजाजत से माइनस किया जाए। अब मैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो डरा धमका के ऐसे हालात बनाकर जो अंडरस्टैंडिंग वो करके आ रहे हैं कि ये इधर से प्रेशर जो मिलिट्री कोर्टों का पड़ रहा है, जो और प्रेशर पड़ रहा है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान इस सारे प्रोसेस के अंदर आकर जो कोई भी है क्या अगर इलेक्शन, लेकिन वो एक अलग बात है, इमरान खान चीजों पे मानेंगे नहीं। मैं तो वो बता रहा हूं कि जो बैठकर वो जो प्रेशर पाकिस्तान के अंदर भी डल रहा है, वो उसके पीछे भी यही कोई ना कोई साजिश और काविश हो सकती है कि वहां ऐसी जगह पर लाकर, जो कि पूरी दुनिया में एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और जहां आपने तहकीक की है, मैंने भी यहाँ अपना बरतानिया में देखा है कि यहाँ के लोग भी सारे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराएं और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर ही पाकिस्तान में आगे चलना है, आईएमएफ ने आगे कुछ चलना है, तो इलेक्शन कराए बगैर गुजारा नहीं है। नहीं तो अगर इमरान खान को माइनस कर दें तो पीटीआई को लीड कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी करेगा, कौन करेगा? ये तो देखे ना, ये तो सोची यही बैठी है ना, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के बगैर चल सकेगी। ये फैसला भी अगर करना होगा तो ये इमरान खान करेंगे कि क्या होना है या क्या नहीं होना है। अच्छा अजहर साहब, ये आप बैठे हैं बरतानिया में, आप कह रहे हैं यहाँ मैंने देखा है कि यहाँ से डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए। मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ से भी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मेरी जो चंद ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई हैं, क्योंकि इन अल्फाज में किसी ने मुझे ये नहीं कहा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इम्प्रेशन मैंने ये पिक किया है कि अगर पाकिस्तान में एक जैसे कैसे भी इंतखाबात हो जाएं, चाहे रिग्ड हों, मैनेज हों, मगरब की ताकतें उन इंतखाबात को मान लेंगी और कहानी आगे चल पड़ेगी। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो 2/3 अक्सरियत से तो इमरान खान ले जाएंगे। अब उसको रोकने का तरीका क्या है कि पार्टी में मजीद लड़ाले डाले जाएं, तोड़ फोड़ जारी रहे और उसका फायदा लिया जा सके। और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी यहाँ भी यही बात है। नहीं तो जो हालात इन्होंने खड़े कर दिए हैं कि जो इमरान खान की टिकट लेने की कोशिश करेगा उसके मुकदमे खोल देंगे, एफआईआरें डाल देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसके बहन भाई पकड़ लेंगे, उसके माँ बाप को हरासा करेंगे, तो फिर इमरान खान का टिकट अब लेगा कौन? डॉक्टर साहब ये अब मामला सारा जो है, चूंकि अब तो ये जो है ना, अब सारा कुछ जो फैसला हो रहा है वो निगरान सेटअप का हो रहा है, क्योंकि ये असेंबलियों की मियाद बढ़ाना चाहते थे। और मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिसने इमरान खान को मशवरा दिया था पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली डिसॉल्व करने का। अगर वो डिसॉल्व ना करते तो ये आगे आज आकर, ये अगस्त में आकर उन्होंने असेंबलियों की मियाद बढ़ा लेनी थी। अब असेंबलियों की मियाद बढ़ाना नामुमकिन है, यानी अब तो चूंकि 2 सूबों में तो आपकी हुकूमतें पहले गिरी पड़ी हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह पकड़ दकड़ अब चल रही है,
जैसे ही वफाकी नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, वो निगरान हुकूमत इस तरह मामला को ले जा नहीं सकेगी। सोच सकेगी। अच्छा, कमिंग बैक टू द मिलिट्री कोर्ट्स, चूंकि मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पर भी एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भाई जब लोगों ने फौज की तनसीबात के ऊपर हमला किया तो फिर उनके ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं, इसमें कौन सी इतनी अजीब बात है, पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स रही हैं। तो आखिर हमें, आपने भी इस एक्शन फोरम पे जो बात की है, ओवरसीज एक्शन फोरम पे, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल चलने पे वकला बरादरी को बुनियादी एतराज कानूनी तौर पे है क्या? देखिए, वजह बड़ी सिंपल सी है कि आइन ने 3 जो इदारे बनाए हैं, मुकर्रना, अदलिया और इंतजामिया। और अदलिया बनाई इसलिए है कि अदालतें तश्कील दी जा सकें। इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है, वो ट्राइब्यूनल्स की दी हुई है। वो ट्राइब्यूनल बनते हैं, ट्राइब्यूनल एक 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 मल्टी पर्पज फोरम बनता है, और वो आइन ने गुजारिश दी है, सर्विस ट्राइब्यूनल्स हैं मिल्ट। और लेकिन होता क्या है, उनका स्टाइल भी एक कोर्ट की तरह होता है, उसी तरह एविडेंस लीड होती है, उसी तरह राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, फिर उसकी अपील प्रोवाइड की जाती है। यहाँ यहाँ वजह क्या है कि यहाँ जब समरी ट्रायल है, और वो जो वहां पर मिलिट्री ट्रायल को प्रिजाइड कर रहा है, वो कौन सा जज है, उसको कहां से पता है, उसके पास एविडेंस के वो स्टैंडर्ड है? क्या उन्होंने आम नॉर्मल कोर्ट तक कुछ जजों के टेस्ट पास किए हैं? क्या उन्होंने ऐसा प्रोसेस किया है? फिर उसकी आगे अपील का अगर स्टेज देखें तो अपील आगे हाई कोर्ट में नहीं है, यानी अगर ट्रायल कोर्ट से होनी है, हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वहां गया है, वहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक सारा मामला जाना है। तो और क्या इतना स्पीडी ट्रायल है कि दिनों में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिनों के अंदर, यानी फौरी तौर पर बैठकर कंक्लूड। और वो एविडेंस के वो म्यार नहीं है। आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि ये तो देखे ना, फर्ज कर, ये कोई वॉर क्राइम नहीं है, ये कोई जासूस नहीं थे, ये कोई ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से बातें नहीं थी, ये कोई जंगी मामला नहीं चल रहे थे। ये वायलेंस हुई है, बिल्कुल हुई है, पॉलिटिकल माइलेज के हवाले से वायलेंस हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन अब सवाल बड़ा जबरदस्त है और लोगों के पास जवाब नहीं है। मेरे पास, मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज आई, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है कि जिनकी इनएफिशिएंसी है। तो अब इनएफिशिएंसी तो बहुत से सवाल जन्म दे रही है ना जी, कि आप और लोग इस पे इनकैपेसिटी कह दें, इनएफिशिएंसी कह दें, तो लोग तो फिर सवाल बड़े वाज़ेह तौर पर उठा रहे हैं कि आपने मौका, शायद जिन लोगों जो मौजूदा हुकूमत है, वो कसूर किस पे डाल रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत थी, यानी इन इंस्टॉलेशन तक पहुंचने के लिए, या जीएचक्यू या कोर कमांडर तक हाउस पहुंचने के लिए सिविल इंतजामिया कहां थी, डिप्टी कमिश्नर कहां था, पुलिस कहां थी? ये तो देखे ना, 2 स्टेप है। एक स्टेप तो है कि आप उसके करीब चले जाएं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक स्टेप जो बड़ा अहम है, उसका जवाब आज तक किसी के साथ नहीं आ सका। और उसके जवाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखा था कि इसका जुडिशियल ट्राइब्यूनल बना दिया जाए। जुडिशियल ट्राइब्यूनल, देखे 3-4 चीजें देखने वाली हैं, और आपको कवानीन में तरवीज, अगर आपने सिविल को बुलाना भी है, अभी मिसाल के तौर पर कुलभूषण यादव का केस अगर आप ले लें, आपने कुलभूषण यादव को सजा दी, वो चैलेंज हुआ, और वहां क्या सवाल उठा है? राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और उसमें आपने एक अपील प्रोवाइड की है। जो मेरा बात को समझिएगा, मैं नहीं ये बात कहना चाहता। मैं वहां उस ट्रायल में था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ट्रायल में, जो 2 दिन हुआ है प्रोसीडिंग उसकी देन हेग में, मैं वहां पे था। और वहां बड़ी हमारी बेइज्जती उस वक्त हुई जब उन्होंने कहा कि आपकी सारी अदालतें तो पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में है। फिर वो जो सेठ साहब थे, उनका क्या नाम था, अल्लाह मरहूम, जो थे पेशावर हाई कोर्ट के, वकार सेठ साहब का फैसला वहां पर अनवर मंसूर खान साहब ने प्रेजेंट किया कि वकार सेठ साहब ने और पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ फैसला किया था। फिर उन्होंने कहा कोई और फैसला हमारे पास देखने वाला नहीं था, बिकॉज हिंदुस्तान का जो वकील था वो ये कहते थे कि भी आपकी अदालतों की कोई आजादाना हैसियत नहीं है। तो वकार सेठ ही का फैसला हमने प्रेजेंट किया था आजादाना हैसियत दिखाने के लिए। देखिए, यही तो बात है ना जी। देखे ना, लेकिन देखिए, मजाक तोड़ गया ना। आज क्या हुआ, आपने अपील का फोरम भी दे दिया, राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हालांकि मैं समझता हूँ वो फैसला बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आप आज तक वो फैसला नहीं कर सके। अभी आपने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, चंद लम्हे पहले आपने कहा कि पुलिस कहाँ थी, इंतजामिया कहाँ थी, ये लोग कैसे पहुंचे। ये सवाल लाहौर में बड़ी शिद्दत इख्तियार इसलिए कर जाता है कि जो क्राउड है वो मार्च पास करता हुआ लिबर्टी चौक से पैदल आया है। पहले जमान पार्क से लिबर्टी, और वो टाइम फैक्टर पूरा दिया हुआ है, कितने टाइम फैक्टर खुद लाहौर की पुलिस ने दिया है। जमान पार्क से लिबर्टी पहुंचना, लिबर्टी में जमा होना, लिबर्टी से उनका जेल रोड के ऊपर आना, मार्च पास करके कैंट में दाखिल होना, इस सारे टाइम पीरियड में कोर कमांडर लाहौर इसके जिम्मेदार नहीं थे, ना जीओसी बिल्कुल नहीं थे।
बिल्कुल नहीं थे। आईजीपी पंजाब, उनके एसएसपी पंजाब, डीपीओज और डीआईजी लाहौर रेंज के ऊपर आती है, वो आ ही नहीं रही सारी। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप कैसे कोर कमांडर पे मलबा फेंक रहे हैं? देखिए हकीकत है, मिसाल के तौर पर आपको पता है आवास लाइन है, यानी अगर आप माल रोड के ऊपर से गुजरते हैं, नीचे कोई इतनी बड़ी बटालियन है जो पुलिस की है। मैं जो कहना चाहता हूं कि आपकी पीडीएम हुकूमत टोटल मिली हुई थी सारे काम के अंदर, आपकी निगरान हुकूमतें सारी मिली हुई थी कि निगरान हुकूमत फेलियर इनका है। इन लोगों की, मैं कहूंगा इन लोगों अपना अबैटमेंट और क्या होती है कि आपने खुद आपने आपने फैसिलिटेट किया। हल तो फिर सिर्फ एक जुडिशियल इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट के लेवल। बिल्कुल बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी भी है, और वो इंक्वायरी करके देखिए आइंदा से भी रोक सकेंगे ना आप। आपने ऐसे सानिया रोकने, आइंदा से कैसे रोकेंगे आप? आपने मॉडल टाउन का सानिया आपने कर दिया। अब अगर आपको डॉक्टर साहब, आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि 25 अप्रैल को जब यहां से निकलना था इस्लामाबाद के लिए, निकलने दिया पुलिस ने? कितने नाके लगाए थे, मार मार के अधमुआ कर दिया था। आपने वो देखा डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ी, आंसू गैस, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। जब आपकी इंटेंशन और मोटिव ये हो कि आपने ये नहीं होने देना, तो आपने नहीं होने दिया। तो क्वेश्चन तो This $36 gadget cleans any bathroom in 5 minutes. It's a new handheld scrubber that's already being बड़ा सीधा सा क्वेश्चन जो हो रहा है ना, जो वोकला के कंसर्न है, वो है सिविल राइट्स की और लिबर्टीज की। अब ये सवाल बड़े आम है। ये वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आप एक्चुअली अप्रैल कह दिए, ये आप कह रहे हैं 25 मई 2022 में जब लॉन्ग मार्च थी, तो पंजाब से लाहौर से किसी को निकलने ही नहीं दिया पुलिस ने। बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने तो मैंने बकायदा उसकी जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त दी हुई है। उस पे एक वन मैन ट्राइब्यूनल जैसे शब्बर रिजवी बना, उसकी रिपोर्ट ही रिकॉर्ड पर नहीं आने दी गई। आंसू गैस की एक्सपायर शेल इस्तेमाल के, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। यानी मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। घर जाने वाले क्राउड को पुलिस क्यों ना रोक सकी? भैया मैं तो देखे निगरान हुकूमत को मैं कह रहा हूं कसूरवार इसका है। आपकी पीडीएम हुकूमत जो हुकूमत है वो इसमें कसूरवार है। डोंट इन्वॉल्व पाकिस्तान आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट के लोग, कोई जरूरत नहीं है मुझे या आप हम सब लोगों को इन्वॉल्व करने। भाई ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी। और दूसरा देखे ना, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करूं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को किस पे सजा मिली सर? अबैटमेंट पे सर। मुरादाबाद को प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल जुल्फकार अली भुट्टो तो कत्ल करने गया था ना। इसमें अबैटमेंट किसकी कहेंगे आप? ये बेटर है, ये आपकी निगरान हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत, ये पुलिस, ये बेटर है। लेकिन ये है कि मैंने सुना है कि कहीं पीएमएलएन के लीडरों की कोई प्राइवेट तकरीब में बात हुई, तो वहां पीएमएलएन के एक लीडर जो है उन्होंने ये भी मतलब वहां पे कहा कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो अल्टीमेटली खाएगा पीएमएलएन को भी और पीपीपी को भी। तो ये खतरा वहां पर भी अब है। पहले इमरान खान मैंने आपको क्या बात कही है, अब आप बताएं दुबई में मीटिंग क्या है। आपने मेरी उस बात की तस्दीक कर दी कि दुबई में जो मीटिंग हो रही है, दुबई में जो बैठे हैं वो भी नहीं चाहते कि ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो, वो नहीं चाहते। और ये मैं कुछ शायद बड़ी बात ना कह दूं, वक्त से पहले कि किसी स्टेज के ऊपर सर जनरल एमनेस्टी की बातें होनी है, याद रखिएगा। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, किसी ऐसे नहीं चल सकता। आपने मुल्क को आगे लेके जाना है। आसिफ अली जरदारी और इमरान खान और नवाज शरीफ में सुलह हो सकती है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान में या पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मैं सुलह का लफ्ज ना भी चाहे सोचूं, सुलह को एक तरफ रख दूं, यानी इस पे ग्रैंड डायलॉग होना बनता है कि आपने मुल्क की सिविल लिबर्टीज को कैसे कायम रखना है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी आप तो मिसाके जमहूरियत के गवाह थे इस मुल्क में। आप देखें ना, अब मिसाके जमहूरियत आज जरा बात करें हम आपस में बैठकर। अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि मिसाके जमहूरियत ने इस मुल्क की तबाही की है। उसकी वजह समझ लीजिएगा, लॉजिक क्या मेरा। आज इलेक्शन कमीशन जो तबाही का जिम्मेदार है इस सारे प्रोसेस का, एक जाने वाला और एक आने वाला, ये दोनों बैठकर तय करते हैं। निगरान हुकूमत एक जाने वाला और एक आने वाला, यानी ये तो मिली भगत से होता है। और चेयरमैन नैब जो है एक जाने वाला और आने वाला, यानी एक तरफ आपने नैब खत्म कर दिया, तबाह कर दिया नैब सारा आपने, और दूसरी तरफ उसी कानून के तहत आप कहते हैं कि इमरान खान तुम हिसाब दो 190 मिलियन के हवाले से या उस तरह की बात कादर, हालांकि कोई केस नहीं है वो, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये जो है ना, और आपको ये भी याद होगा कि 63 पे जिसपे आज बातें करते हैं ना ये वाले लोग, 63 आपको याद है डिफेक्शन के हवाले से बात हुई थी, डिफेक्शन होने नहीं देनी। और आज क्या कहते हैं कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेक्शन होने दें। आप खुद सोचे ना इस बात को। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब का वो दौर याद रखें जब एक ही वक्त में 3 वजीर आजम, आरिया चौधरीगर, अपना नून, और 3 जो वजीर आजम उस वक्त सारे चले गए थे एक ही लम्हे में। और बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, मैं जिस बात कर रहा हूं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
आपको याद होगा अपना हमजा शरीफ को जब हलफ लेने के हवाले से 2 ऑर्डर आ गए, चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर, अपना एक 48 घंटे का ऑर्डर, एक 24 घंटे का ऑर्डर अपना, और फिर ये मामला गया जस्टिस जवाद हसन के पास। तो ये जब गवर्नर और सदर नहीं मान रहे थे, तो आइन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि हलफ लेना है स्पीकर ने। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि स्पीकर हलफ ले ले। ये दी राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नो नॉट एट ऑल। ये फिलिंग ऑफ लेकुना है। यहाँ भी ये वाला भी जो 90 दिन के इलेक्शन का फैसला है, डॉक्टर साहब मैं तो जो कि सॉरी प्रोसीडिंग में रहा हूँ, 10 फरवरी को लाहौर हाईकोर्ट जैसे जवाब ऐसा ने दिया था, उसने कहा था 90 दिन, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में मामला गया। ये वजाहत कर दें कि जो लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स को या ट्रायल्स को डिफेंड करते हैं, वो कहते हैं कि भाई पहले भी तो इमरान खान के जमाने में अदरीस खटक और वो तो कह रहे हैं मुकदमे चलते रहे, वो क्या मसला है, वो कहाँ से चलते रहे? अच्छा, मैं आपको पता है कि वहां आपको पता है कि आईनी तरमीम हुई थी 2 साल के लिए, 2015 में एपीएस, हुई थी वो तो। यस, एपीएस का जो वाकया हुआ था, और नवाज शरीफ के दौर में हुआ था सारा ये, और हम सब लोगों ने सपोर्ट किया था कि इस तरह के वाकये रोकने, और ये वाकये रोकने के लिए हमें, यानी हमें, और वो वजह क्या है कि वो दहशत, वो उन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में, और आईनी तरमीम हुई थी, फिर उसी में एक्सटेंड हुई थी नवाज शरीफ की वजह से, उन्होंने फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड की थी। नवाज शरीफ, ये पीडीएम के वोकला या पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ जो हमारे दोस्त हैं, वजीर कानून वगैरह, ये सारे, ये कौन लोग हैं? ये सारे वही तो लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ उस वक्त खड़े थे, जिन्होंने जजेस निकाले, ये वो लोग सारे थे जो मुशर्रफ के साथ उस वक्त खड़े थे और ये सारा प्रोसेस किया। और जो ये लोग आज बोर्ड को इज्जत देने की बातें करते हैं, आज सारे कहाँ खड़े हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना। जो मिलिट्री कोर्ट्स मैंडेट हुई थी 2015-17 में, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद हुई थी, उन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स में अदरीस खटक का ट्रायल हुआ था। या अदरीस खटक का ट्रायल आर्मी एक्ट 1952 के तहत हुआ? कि यहाँ सारी एक सियासी जमात, एक अपना जो भी बयानिया बनाया था, झूठा था, गलत था, वो अपनी जगह बात है। ये एक पॉलिटिकल इश्यूज पे निकले और उसके बाद ये हुआ। और अदरीस खटक को आप इसका मुवाजना कैसे कर सकते हैं? मुझे आप बता दें किस तरह मुवाजना आप कर सकेंगे जहां। और दूसरी बात है कि हर एक को पता है कि इमरान खान 9 तारीख वाले दिन क्या हुआ। आपको पता है कि वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं थे, पुलिस पकड़ने नहीं आई, रेंजर्स पकड़ने आई, वारंट ऑफ अरेस्ट जब पकड़ के ले गए फिर दिए गए। ये तो रिकॉर्ड पे। और इमरान खान साहब वगैरह कहाँ थे? यानी हम बिला वजह किसी एक आदमी को एक्यूज ठीक है करें, लेकिन आपके पास राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो देना आप। लेकिन आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे तो ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है कि ये इमरान खान ने कई महीने पहले से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश तैयार कर रखी थी, लेकिन जो ट्रिगर पॉइंट है उसकी गिरफ्तारी का, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। वहां तो आपको रेंजर्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, इंटीरियर मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, चेयरमैन नैब को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डायरी रूम का खिड़कियां तोड़कर और इमरान खान के वकला को लहू लहान करके, उसके गार्ड्स को मार के, सर में डंडे मार के उसको गिरफ्तार किया, वो ट्रिगर पॉइंट भी तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ना कि वो किसका फैसला था कि इस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। एक वकील होने के नाते मेरा एक सवाल है, अगर आपके पास ये सारी एविडेंस मौजूद थी सर, तो फिर आपने मार्च ही क्यों करने दिया सर? क्या आपके पास ये एविडेंस, अगर आपके पास ये एविडेंस मौजूद थी कि ये होने जा रहा है, तो क्या हम इंतजार करते रहे, होने देते? ये इतना बड़ा सवालिया निशान है और पूरी दुनिया में एक प्रूडेंट आदमी भी सवाल उठाएगा नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें फिर कसूरवार कौन आएगा? फिर बहुत से लोग इसमें कसूरवार आएंगे और हमें इस तरह का आर्गुमेंट बिल्ड ही नहीं करना चाहिए कि एविडेंस थी। और वहां वो इमरान खान साहब का देखें, इमरान खान साहब ने इल्जामात वो इल्जामात लगाते रहे। वो एक अपना कुछ चंद शख्सियात के ऊपर उनके इल्जामात हैं और वो लगाते रहे। और जनरल बाजवा साहब के बारे में अब तो हामिद मीर ले लें, बहुत से लोग, हारून रशीद ले लें, पता नहीं किस किस लोगों ने, वो सारी चीजें अब डिस्कस हो रही हैं, ओपनली डिस्कस हो रही हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये बात क्या है कि, और इसकी फिर अब देखें, आप इतना बड़ा अगर इल्जाम लगाना है तो फिर तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सर पाबंदी लगानी पड़ेगी सर। आपको आर्टिकल 17 पे आना पड़ेगा सर, कि आप एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ अगर काम कर रही है तो आपको तो आर्टिकल 17 में आना पड़ेगा। पहले आपको वफाकी हुकूमत को सियासी जमात पे पाबंदी लगानी पड़ेगी, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको माफी दे दे, वो पैसे उनका क्या होगा? ठीक है, ये आप देखें, आपने छक्का मार दिया है। और इसका जवाब सर मेरे पास, यहाँ मुझे कई इंग्लिश लॉयर्स ने पूछा है मेरे से, वो कहने लगे कि क्या ये आपके कवानीन में तरमीम कर दी गई है?
कि कोई बंदा आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे इज कन्विक्टेड, ही इज विक्टेड ऑफ द चार्जेस, वो आप उसको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने कहा अनरिटन तो शायद ऐसा ही है, रिटन ऐसा कोई है नहीं। बात हमारी बड़ी लंबी, एक तो क्वेश्चन वापस कमिंग बैक टू सुप्रीम कोर्ट। अब जो आईएसपीआर ने बिल्कुल एक ऐसे वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि आप, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुकदमे आप नहीं चलाएंगे जब तक ये प्रोसीडिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट और आईएसपीआर की प्रेस रिलीज ये कह रही है कि 17 ट्रायल कोर्ट्स हैं जो 102 लोगों के मुकदमे चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। तो यूं तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पैगाम दिया गया है कि भाई आप इसमें से बाहर रहें। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? एक दिन रह गया ईद से पहले। अच्छा देखिए, अब अटॉर्नी जनरल साहब को बताना चाहिए था ना अदालत को, क्यों नहीं बताया कि जनाब क्या उनके पास, वफाकी हुकूमत है ना, इनको नॉलेज होना चाहिए था कि मिलिट्री कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, क्यों नहीं बताया इन्होंने आज? और ये बताना चाहिए था। और दूसरी जहां तक बात बड़ी सीधी सी है कि ये जुरिस्डिक्शन का इशू है, दायरा समात का, दायरा इख्तियार का। हमारा कानून बड़ा क्लियर है, इतनी डॉक्टर साहब इस पे जजमेंटें पड़ी हैं कि कोई भी अदालत चल नहीं सकती जब तक अपना इख्तियार समात का फैसला ना करे। ये पहला प्रिंसिपल है जो हमें भी सिखाया गया है। तो यहां तो पहला प्रिंसिपल है जिसको उनको बैठ के अब सेटिस्फाई करना है। अगर ट्रायल कर भी दिए हैं, वो ट्रायल सारे नलिफाई हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको, जितनी गिरफ्तारियां या जितने आपने जो भी प्रोसीडिंग मिलिट्री कोर्ट में की है, सब खत्म हो जाएंगी। कि अगर दायरा इख्तियार ही नहीं है, दायरा इख्तियार समात ही नहीं है, ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब आखिरी दिन है, ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, मंगल ट्यूसडे आखिरी दिन है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी आखिरी दिन? देखिए, आप अपना कल तो सुप्रीम कोर्ट पूरा टाइम देगी, और सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूं कि रात चाहे 12 क्यों ना बज जाए, सुप्रीम कोर्ट को ये सारा मामला कल कंक्लूड करना चाहिए। कोई लंबा लेंथी तो रह नहीं गया है कि आप तकरीबन आर्गुमेंट सबके कंप्लीट हो अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का वकील। देखिए, अटॉर्नी जनरल ने कितने दलाइल देने हैं, कोई लंबी बात तो है नहीं। अटॉर्नी जनरल को तो प्रेसिडेंट सेट करने और फैक्ट्स पे बात करनी है। दो पॉसिबिलिटीज मैं देख रहा हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि ये सारे जितने भी बातें हैं ना, सारे पहले मुतलका कोर्ट जो है ना एविडेंस लीड करे, एविडेंस को सामने रख कर देखे। अगर तो ये मिलिट्री कोर्ट में जाता है, ये मैं प्रिजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। ये कमजोर डिसीजन होगा। बड़ा डिसीजन क्या है, ये जितने भी ट्रायल है ना सिविलियन की हद तक ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चल रहे हैं, वहीं चलेंगे। हो सकता है वहां पर सुप्रीम कोर्ट कैद लगा दे कि 2 महीने में, 3 दिनों में, 3 महीनों में इन ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। मैं इसमें तीसरी ऑप्शन कोई देख नहीं रहा कि ये दरखास्तें खारिज हो जाएं। मुझे ये दरखास्तें काबिल अखराज लगती नहीं है कि अब तक जितनी चीजें आई हैं वो सारी खिलाफ है। और उम्मीद भी यही रखता हूं कि हमारे आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 और 5 का निफाज हो, और 175 आर्टिकल जो इख्तियार ही देता है अदालतों को, उसमें अदालतों में मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आती सर, उसमें नहीं आती हैं। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि क्या होता है अगले 24 घंटे में। बहुत शुक्रिया।